लिख दिए। जैकोबियन मेथड से भी हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को ही सॉल्व करेंगे। ठीक, अब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होगा, a11x a12y a13z इक्वल्स टू d1, a21x a22y a23z इक्वल्स टू d2। ऐसे ही हमने ले लिया a31x a32y a33z इक्वल्स टू d3। बाबू ये कोई ज़रूरी नहीं कि 3 वेरिएबल का ही हो, ये ज़्यादा वेरिएबल भी हो सकता है, 1 वेरिएबल भी हो सकता है। ठीक है, जनरली 3 वेरिएबल तक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए 3 वेरिएबल लेकर के हम लोग कर रहे हैं और 3 वेरिएबल की प्रॉब्लम्स भी दी जाती हैं। ठीक, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा ना जाने पाए, इसको दे करके मेथड आपको आ जाए। अब यहाँ से क्या करेंगे, डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म हम इनका भी बनाएंगे। जैसे गॉस साइडल का डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म हम लोग बनाते थे, वैसे ही डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म बनाएंगे। डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म क्या है हमारा, डीडी फॉर्म। डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म हम इसको बोलेंगे। ठीक, अब डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए इधर। हम इनमें जैसे मान लो हमें x की वैल्यू लेनी है, x की वैल्यू लेनी है, तो हम देखेंगे कि इन तीनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा कहाँ है। ठीक, इन तीनों जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, ये है, तो हमने देखा कि यहाँ पे 2 है, 5 है, ये 11 है, तो हम यहाँ से उठाएंगे x की वैल्यू। समझ में बात आई। अब जैसे मैंने मान लिया कि मान लीजिए a31 इज ग्रेटर a21 इज ग्रेटर a11, माने a31 को हमने सबसे बड़ा मान लिया ना। तो जब हमने a31 को सबसे बड़ा माना तो हम यहाँ से तुरंत वैल्यू उठा लेंगे इससे x की, तो हमारे पास आ गया d3 ये माइनस इतना a32y माइनस a33z, और वो आपके पास बाहर यहाँ पर आ गया 1/a31। अब आप इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, ये इक्वेशन आपका 1। समझ में बात आई, ये दिख जाएगा। फिर अब ये इसको आपने ले लिया, तब इक्वेशन छूट गया, इसका काम हो गया। अब आपको लेना है y, तो y लेना है, तो अब आप क्या देखेंगे कि इन तीनों इक्वेशन में से जो इक्वेशन हो गया उसका काम खत्म। अब बचे 2 इक्वेशन, तो इनमें y का कोफिशिएंट हमने y का गुणांक कहाँ तीनों इक्वेशन में सबसे ज्यादा है, वहां से y को उठाएंगे। मैं मान लिया यहाँ पर ज्यादा है। ठीक है, मैंने ऐसी कंडीशन लिया कि a12 जो है वो ग्रेटर है a22 से, क्योंकि ये तो ले चुके थे, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो इसलिए अब हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू उठाएंगे, तो ये बन जाएगा d1 माइनस a11x माइनस a13z, और बाहर आपके पास बन गया 1/a1। ये बात समझ में आ गई सबको। अब ऐसे ही हमारे पास z, ये इक्वेशन 2 हमारा बन जाएगा। अब ऐसे ही हम z को लेंगे, तो जब जो बचा वो उसमें जो वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इक्वेशन तो आपने ले लिया, तो अगला इक्वेशन जो बचा, आप 3 ही वेरिएबल का है तो अगला इक्वेशन से ही z लेना है। लेकिन मान लीजिए अगर 10 वेरिएबल होते और ज़्यादा वेरिएबल होते तो फिर उसी तरह से z का चेक करते हैं कि z का कोफिशिएंट तीनों इक्वेशन में या जितने इक्वेशन है उसमें से सबसे ज़्यादा z का कोफिशिएंट किस इक्वेशन में है। जिस इक्वेशन में होगा उसी इक्वेशन से z को हम लेंगे। तो यहाँ तो हमारे पास अब यही बचा है ना। तो यहाँ पर अगर हम ये मान लेते हैं कि a31 ऐसे आएगा भी, a23 जो है वो ग्रेटर हो गया a13 से, ये ग्रेटर हो गया a33 से, तो हमारे पास z की जो वैल्यू मिली वो क्या मिल गई, वो मिल गई d2 माइनस a21x माइनस a22y, और यहाँ पर आपके पास आ गया 1/a23। समझ में बात आ गई। अब इसको इक्वेशन हम थर्ड दे देंगे। रुके रहिए ध्यान से। ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन हुआ। अब सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैंने बोला था 3 की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, n हो सकता है। आपको क्या देखना है, जैसे x की वैल्यू निकालना है इसमें से एक इक्वेशन से पहले वेरिएबल की वैल्यू, तो देखना है कि पहले वेरिएबल का कोफिशिएंट किस इक्वेशन में सबसे ज्यादा है, वहां से x को ले लेना है, यानी पहला वेरिएबल ले लेना है। ऐसे दूसरे को देखना है, ऐसे तीसरे को देखना है, ऐसे जितने वेरिएबल हैं उतने की वैल्यू को निकाल लेना है। इसको कहते हैं हम डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म, डायगोनली डोमिनेंट फॉर्म, डीडी फॉर्म। ठीक है, इसको हम डीडी फॉर्म बोलेंगे। अगर डीडी फॉर्म मान लीजिए आपने नहीं बनाया और मेथड का प्रोसेस चालू कर दिया कंटिन्यू,
तो आपका रिजल्ट जहाँ कहीं मैच वेरिएबल की वैल्यू 2, 3, 4 आनी है, वहाँ 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे जाने लगेगी। ठीक, तो इसलिए डीडी फॉर्म बना लेना, इस चीज को ध्यान में रखना। डीडी फॉर्म गलत हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं स्टेप। इसके बाद ये तो पहला स्टेप हमारा हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, हम पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0, z इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जितने इक्वेशन होंगे, यहाँ पर तो मैंने 3 लिया है तो 3 में रखूंगा। आप जितने इक्वेशन लेंगे सभी इक्वेशंस में x, y, z की वैल्यू 0 रखेंगे। देखिए गास साइडल में क्या था, आप पहले इक्वेशन में वैल्यू रखते थे, याद करिए। इसके बाद जो वैल्यू आ जाती थी उसका ये हेल्प अगले में लेते थे, फिर उसका हेल्प अगले में लेते थे। क्लियर? लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है, ये कह रहे हैं कि जो वैल्यू आपने एक बार रखा वो आप सभी में रखिए। ठीक है, यानी आपको आसानी से यहाँ पे जो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो जो मान आपके पास आया वो x1 ये हो गया, आप कैलकुलेट कर लिए। फिर ऐसे ही आपके पास y1 आ गया, फिर ऐसे ही आपके पास z1 आ गया। ठीक है, आपने वो यहाँ पर x, y, z की तीनों इक्वेशन में 0 रखा, बस ये कैलकुलेट होकर के आ गया। क्लियर? ये स्टेप आ गया। अब फिर हम चलेंगे क्या, दूसरे अगले स्टेप में। अब अगले स्टेप में जब चलेंगे तो आपको याद होगा यह इनिशियल वैल्यू बन गई, जहां पर x0, y0, z0 हो रहा था, वहां पर अब आप क्या पुट करेंगे, x इक्वल्स टू x1, y इक्वल्स टू y1 और z इक्वल्स टू z1 और इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3। तो 1, 2, 3 में आप इक्वेशन में रख देंगे तो पुनः आपको जो है जो वैल्यू आपको मिल जाएगी यहीं पे रखना है। ये जो वैल्यू आई है इन्हीं तीनों इक्वेशन में रखना है। तो फिर जो रिजल्ट आएगा उसको आप x2 कह लेंगे, दूसरा इटरेशन आ गया। ऐसे ही y2 आ जाएगा, ऐसे ही z2 आ जाएगा, ये आपके पास बन गया। ठीक है, फिर ये प्रोसेस करेंगे आप अगले नेक्स्ट के लिए। आप पुट कर देंगे x इक्वल्स टू x2, y इक्वल्स टू y2 और z इक्वल्स टू z2, कहाँ पे, इन इक्वेशन 1, 2 एंड 3। क्लियर? अब इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो फिर ये जो वैल्यू है कहाँ हो रहा है, यही दिनों में रखना है। तो आपके पास आ जाएगा x3 आएगा, जो कुछ भी वैल्यू आपके पास आ जाए, y3 आ जाएगा, ये भी जो आ जाए, z3 आ जाएगा, ये भी जो आ जाए। क्लियर? अब आप ये प्रोसेस को तो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन ये प्रोसेस कहाँ तक ले जाएंगे। ठीक है, कब हम अपने आंसर को रोकेंगे, कब हमारा आंसर क्लियर होगा कि हमारा आंसर आ गया। अब देखिए पॉइंट के बाद जैसे आपने x की वैल्यू निकाला, सपोज करिए x की वैल्यू निकाला और x की वैल्यू आने लगी 1.9999 समथिंग कुछ आने लगी, कम से कम ये 4 या 5 बार रिपीट करने लगा, बाकी कुछ भी आए। चाहे y की वैल्यू आपने निकाला 0 पॉइंट आपके पास आने लगा, या सपोज करिए 2.000004 5 बार 0 आ गया, 3 आ गया और कुछ आने लगा। ठीक है, ऐसे z की वैल्यू आपने निकाला और ये आपके पास आने लगा 9.99999 इस तरीके का आने लगा। ठीक है, तो तब आप अप्रोक्सीमेशन में इसकी जो 99 है उसको 1 बना देंगे और आपके पास जो x की वैल्यू मिलेगी रिजल्ट वो क्या माना जाएगा, 2। क्लियर? 0 0 अगर 4 से ज्यादा टाइम्स आ रहा है तो इसको 0 कंसीडर कर लेंगे। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 2। ऐसे ही z है तब इसको 1 कंसीडर कर लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। समझ में बात आई? ये बात हो गई। अब देखिए अभी एक चीज और आपके पास बनेगी, हो सकता है ये चीज न रिपीट करके x y z के कुछ डिजिट्स रिपीट करने लगे अलग। तो जहां पर x के, y के और z के तीनों के कम से कम 5 डिजिट, समझ रहे ना, पॉइंट के बाद के 5 डिजिट जब एक समान आने लगे, ठीक है, मैंने x का भी 5 डिजिट यह इटरेशन किया, इसके ऊपर वाला इटरेशन किया, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू आई है, जो यहाँ पर x की वैल्यू आई है, दोनों के x की वैल्यू के पॉइंट के 5 डिजिट एक समान मिले। क्लियर? और ये x के ही नहीं मिलने चाहिए, y के भी मिलने चाहिए और z के भी मिलने चाहिए। जिस इटरेशन में ऐसा काम हो कि आपके पहले वाला मैंने इस इटरेशन में x y z तीनों वैल्यू पॉइंट के
5 डिजिट तक एक समान मिल जाए, वही लास्ट वाला इटरेशन आपके XYZ का वैल्यू होगा, आंसर होगा, उसी को आप सॉल्यूशन कहेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। समझ में बात आ गई? ये आपका जैकोबिज मेथड होगा।